नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, अपनी ज्योग्राफी की जीसी लियोन की सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 6, जो है लैंड फॉर्म मेड बाय द ग्लेशिएशन, मतलब कि बर्फ से बनने वाली लैंड फॉर्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। तो दोस्तों, बात उस टाइम की है जब प्लेस्टियोसिन पीरियड चल रहा था, जिस टाइम आइस एज चल रहा था हमारा। और उस टाइम जो टेम्परेट जोन है, टेम्परेट एरिया में बहुत सारे बर्फ जमा हो गए, ठीक है। लेकिन समय के साथ वो पिघलते गए, और उनके पिघलने के बाद क्या हुआ, सारी बर्फ़ें तो पिघल गई। लेकिन आज के टाइम में दो जगह हमें मेजर आइस कैप्स देखने को मिलती है, और वो दो जगह कौन से हैं। अब दोस्तों, बस दो मेजर जगहों पे हमें आइस कैप देखने को मिलती है। पहला तो ये हो गया ग्रीनलैंड, और दूसरा हो गया अंटार्कटिका। दोस्तों, आइस कैप की एक मैं फीचर बताता हूँ। जैसे 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 आप सेंटर में जाओगे, वहाँ पे जो लेयर होती है वो कहीं ना कहीं बहुत थिक होती है, और जैसे जैसे आप किनारे पे जाते जाओगे, जैसे बाहर आप निकलते जाओगे, वहाँ पे लेयर थिन हो जाती है, थोड़ी पतली होती है। दोस्तों, इसका रीज़न ये होता है कि जब आइस जमना शुरू होती है, तो ये शुरू होती है इसके बाहरी एरिया से। तो बाहरी एरिया से जब दोस्तों बनना शुरू होगी, तो ये लास्ट खत्म होगा सेंटर पे जाके। और जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जाता है दोस्तों, कभी ना ऐसा तो नहीं कि गर्मी बढ़ती नहीं है, गर्मी बढ़ेगी। तो होता क्या है, जो पहले जो बर्फ़ बनी है, वहाँ के जो क्रिस्टल्स है, वहाँ पे जो जो उसको पकड़ के रखते हैं, वो कहीं ना कहीं ढीले हो जाते हैं, वो दूर चले जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ढीली हो जाती है। तो ये हो जाता है पतला, और ये हो जाता है मोटा, ठीक है। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि बस जो आइस है वो बस उसी ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में ही मिलती है। दोस्तों, अल्प्स एल्प्स जो 9000 की फीट की ऊंचाई पे है, वहाँ भी मिलती है आइस। और माउंट किलिमंजारो जो 17000 फीट की ऊंचाई पे है, वहाँ भी आइस मिलती है, ठीक है। दोस्तों, इन जगहों पे लगातार बर्फ पाई जाती है, जो हेवी स्नोफॉल की वजह से होती है, ठीक है। अब होगा क्या, वहाँ पे अगर स्लोप बहुत जेंटल है अगर उस पहाड़ का, तो सनलाइट डायरेक्ट नहीं पहुँच पाएगी। तो ऐसे में होता क्या, वहाँ पे बर्फ बहुत ज़्यादा नहीं पिघलती है। लेकिन ऐसा तो नहीं कि वहाँ सनलाइट पहुँच ही नहीं रही, वहाँ पे गर्मी पड़ेगी ही नहीं, तो वहाँ पे बर्फ़ पिघलती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन जो भी पिघलती है वो रात में जब ठंड पड़ती है, तो वो फिर से जम जाती है। तो दोस्तों, ये प्रोसेस चलता रहता है, और ये प्रोसेस चलने के बाद एक पदार्थ, एक पार्टिकल बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं नेवे, जिसको फ्रेंच में बोलते हैं, और फन, जिसको हम जर्मन में बोलते हैं। दोस्तों, ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ये क्या होता है कि जैसे बर्फ पहले एक बार मेल्ट हो रही है, हल्की सी ढीली हो रही है, फिर वो रात में जम जा रही है। तो दोस्तों, ये मेल्ट होना, जमना, और ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक नेवे या फिर फर्म नहीं बन जाता है। ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। अब दोस्तों, ये जो नेव है या फिर फर्म है, ये ग्रेविटी की वजह से नीचे आती है और वैलीज में जमा हो जाती है। और दोस्तों, यहीं से शुरुआत होता है अपना ग्लेशियर का। ग्लेशियर को दोस्तों रिवर ऑफ आइस भी बोल सकते हैं। रिवर ऑफ आइस क्यों बोल सकते हैं इसको, जैसे रिवर जो पानी लेके बहता है, जो ग्लेशियर होता है वो बर्फ को लेके, जो स्नो है उसको लेके नीचे गिरता है। और दोस्तों, इसको ह्यूज मास ऑफ आइस भी बोल सकते हैं। और दोस्तों, इसकी स्पीड बहुत कम होती है, मतलब कि मैंने बोला ना, स्पीड फ्यू मीटर अ डे, मतलब एक दिन में बस कुछ मीटर ही चलती है। और दोस्तों, ये होते हैं दो प्रकार के। पहला तो होता है कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर, और दूसरा होता है वैली ग्लेशियर। कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर मतलब अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड, मतलब पूरा जो कॉन्टिनेंट है वो ग्लेशियर का ही बना हुआ है। और वैली में किलिमंजारो या फिर एल्प माउंटेन, मैंने आपको जैसे इससे पहले वाले साइड में बताया। अब दोस्तों, मैंने क्यों कहा कि जो इसका स्पीड होता है वो स्लो होता है, ठीक है। दोस्तों, ये देखिए, आप एक काम करना कि जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 4 खंबे गाड़ दिए, 4 या 5 खंबे गाड़ दिए, तो कुछ देर के बाद क्या होगा कि ये जो बीच वाला खंबा है, ये थोड़ा सा आगे निकल जाएगा, ठीक है। और जो साइड वाला है वो थोड़ा पीछे रह जाएगा। इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो बीच में जो आइस की स्पीड है वो कहीं ना कहीं साइड के मुकाबले ज़्यादा होती है, ठीक है। अब जैसे दोस्तों हम ग्लेशियर के फुट में यानी कि नीचे आते हैं, तो हम ये देखते हैं कि बहुत सारे ग्लेशियर मिलके एक बड़ा सा ह्यूज आइस मास बना लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पेडमोंट ग्लेशियर। और इसका दोस्तों बहुत बड़ा एग्जांपल है माला स्पिना ग्लेशियर, जो कि पेडमोंट ग्लेशियर का एक एग्जांपल है, ठीक है। और दोस्तों, ये माला स्पिना ग्लेशियर ये अलास्का में है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं लैंडफॉर्म ऑफ हाईलैंड ग्लेशिएशन। अब ऐसे लैंडफॉर्म जो ऊंचाई पे होने वाले ग्लेशिएशन के थ्रू बनते हैं। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि
जो ग्लेशिएशन है इसके कारण भी इरोजन होता है और डेपोजिशन होता है। अब दोस्तों इरोजन और डेपोजिशन क्या होता है ये मैंने इससे पिछले वाले लेक्चर में बताया था जब हम रिवर्स के लैंडफॉर्म के बारे में बात कर रहे थे। अब देख लेते हैं पहला हम इरोजन के बारे में, और जो दोस्तों जो हम डेपोजिशन पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इसके पार्ट 2 में, ठीक है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हम इरोजन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इरोजन से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इरोजन भी 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला होता है प्लकिंग और दूसरा होता है एब्रेशन। तो प्लकिंग और एब्रेशन क्या होता है ये देख लेते हैं पहले दोस्तों। प्लकिंग और एब्रेशन। अब दोस्तों प्लकिंग क्या होता है? प्लकिंग में क्या होता है, जो भी बर्फ है उसको वो जमा देता है, ग्लेशिएशन से वो जम जाता है, वो जमने के बाद वो उसको खींच के नीचे लेके जाता है, ठीक है। अब एब्रेशन में क्या होता है, स्क्रैच यानी खरोचता है, स्क्रैप करता है, पॉलिश करता है। किससे वो करता है पॉलिश? जो भी वो ग्लेशियर में उसमें तो बहुत सारे और भी पत्थर होंगे ना, तो उससे वो पूरा खरोचता है, पूरा पॉलिश करता है और तब वो लेके उसको नीचे जाता है, ठीक है। अब दोस्तों हाईलैंड वाले जो ग्लेशियर होते हैं उससे कुछ फीचर्स होते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें सबसे पहले आता है कोरी, क्यूरी या फिर CWM इसको बोलते हैं। इसमें दोस्तों क्या होता है कि जो भी ग्लेशियर जब नीचे आता है तो वो क्या करता है, वो इसको काटता जाता है। काटने के बाद क्या करता है, ये एक डिप्रेशन बना देता है, ठीक है। और ये डिप्रेशन बनने के बाद जो भी नेवे या फर्म है वो इसमें आके जमा हो जाता है। और ये जमा होने के बाद ये क्या करता है, ये जमा होने के बाद ये कहीं ना कहीं तो पिघलेगा ना, तो इसको पिघलने के बाद ये बनाता है एक लेक जिसको हम लोग टार्न लेक भी बोलते हैं, ठीक है। और ये टर्मिनल मोरेन है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं एक डेपोजिशन का पार्ट है। ये जो ग्लेशियर आता है ये अपने साथ बहुत छोटे छोटे पत्थर भी तो लेके आएगा, तो वो क्या करता है एक जगह ले आके जमा करता है। तो ये जब जमा करता है इसी को हम लोग टर्मिनल मोरेन कहते हैं। इसको हम अभी थोड़े देर में इसको हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये होता है जोन ऑफ प्लकिंग और ये होता है जोन ऑफ एब्रेशन। जोन ऑफ प्लकिंग में क्या, अब मैंने आपको बताया जैसे ये यहाँ पे तोड़ेगा, तोड़ने के बाद ये क्या करेगा, इसको नीचे लेके जाता है और यहाँ पे लाके जमा कर देता है, ठीक है। और यहाँ पे एक डिप्रेशन यानी एक गड्ढा सा बना देता है। अब दोस्तों दूसरा बात करते हैं एरिड्स के बारे में और पिरामिडल पीक क्या होता है उसके बारे में। जैसे मान लीजिए एक पहाड़ है, ठीक है, और दोनों साइड से दोनों तरफ से कोरी बन रहा है। तो कोरी बनने के बाद क्या होगा, एक यहाँ पे कटिंग चल रही है ना, तो ये क्या होगा, एक शार्प यहाँ पे एक नाइफ की तरह बन जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं एरिड्स, ठीक है। अब मैं आपको एरिड्स के एक छोटा सा और एक पिक्चर दिखा देता हूँ जिससे आपको और समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, ये दोनों तरफ से कटिंग चल रही है और यहाँ बीच में हमारा बन जाता है एरिड्स, ठीक है। अब मान लीजिए एक ही पहाड़ में 2 से ज़्यादा अगर कोरी बन रहे हैं तो वहाँ पे बन जाता है एक पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम बोलते हैं पिरामिड पीक, ठीक है। अब दोस्तों इसका एग्जाम्पल है द मैटरहॉर्न जो है स्विट्जरलैंड में, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं बर्गस्टैंड की। होता क्या है, जैसे मान लीजिए एक कोरी बनी हुई है, ठीक है, लेकिन पीछे से कोई बर्फ नहीं आ रही है, तो होगा क्या, ये जो बर्फ है, ये जो और भी जो भी बर्फ जमी हुई है यहाँ पे ये आगे जाएगी। तो आगे जाने से क्या होता है, यहाँ पे क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं जहाँ पे एक गड्ढा सा बन जाता है जिसको हम लोग बर्गस्टैंड बोलते हैं, ठीक है। और दोस्तों ऐसा भी होता है कि आगे ग्लेशियर के आगे भी बहुत सारे ये क्रैक्स आ जाते हैं। ये यहाँ पे एक गड्ढा सा बन जाता है, इसको हम लोग क्रेविस बोलते हैं, ठीक है। और ये मोरेन तो मैं आपको आगे बताऊंगा ही, ठीक है। अब दोस्तों जो लोग पहाड़ चढ़ते हैं उनके लिए ये जो बर्गस्टैंड होता है ये बहुत बड़ा एक हर्डल हो जाता है, क्योंकि अचानक से उनके सामने एक बहुत बड़ा गड्ढा आ जाता है, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं यू शेप्ड ग्लेशियर ट्रॉव के बारे में, ठीक है। होता क्या है दोस्तों, इसमें जब एक ग्लेशियर नीचे की ओर आता है और बहुत सारी कोरीज जो अपनी बर्फ जमा करके एक साथ नीचे की ओर आती हैं, तब वो काटती चले जाती हैं वैली को जहां से वो आ रही हैं, ठीक है। तो अगर टेढ़ा मेरा रास्ता है तो वो उसको काट के सीधी भी कर देती हैं। तो दोस्तों धीरे धीरे एक यू शेप्ड वैली बन जाती है जिसकी साइडों की चट्टान जो होती है वो कहीं ना कहीं खड़ी होती है और जो नीचे का सरफेस होता है वो बिल्कुल फ्लैट होता है। और ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि ग्लेशियर ने आते आते पूरी वैली को काट दिया है, ठीक है। अब दोस्तों जहाँ से वो बर्फ आई थी, अगर मान लो वहाँ से वो बर्फ चली गई, तो जहाँ से उसने काटा है वैली को वो तो रह ही जाएगा ना, वो रास्ता तो रह ही जाएगा। तो अगर इन फ्यूचर वहाँ पे अगर पानी जम जाता है तो वहाँ एक लेक बन जाता है जिसको हम बोलते हैं रिबन लेक, ठीक है। तो ये था अपना यू शेप्ड वैली। अब दोस्तों देख लेते हैं हैंगिंग वैली के बारे में, जिसको हम वाटरफॉल बोलते हैं, जहाँ से वाटर गिरता है, जहाँ से वाटर फॉलिंग होती है, जहाँ से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। उसके बारे में अब देख लेते हैं।
जब छोटी वैली से जब बर्फ बड़ी वैली की तरफ आती है तो बड़ी वैली में इरोजन बहुत ज़्यादा होती है। तो ये छोटी वैली से जो पानी जो है वो बड़ी वैली की ओर गिरता रहता है। ठीक है, तो दोस्तों यही बनाता है अपना हैंगिंग वैली। ये आप देख लो, ये एक लेक है। ठीक है, ये यहाँ से आ रही है और ये यहाँ से वाटर गिर रहा है, तो इसी ये वाटरफॉल बन जाता है और इसी को हम बोलते हैं हैंगिंग वैली, क्योंकि ये पूरा हैंग कर रहा है, ये पूरा लटक रहा है ना, तो इसी हम बोलते हैं हैंगिंग वैली। और दोस्तों ये रहा अपना रिबन लेक। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं रॉक बेसिन एंड रॉक स्टेप की। ठीक है, अब जैसे जैसे ग्लेशियर आगे बढ़ता है तो वो सब जगह बराबर कटाई नहीं करता है, वो कहीं बड़ा पत्थर काटता है, कहीं छोटा पत्थर काटता है, तो इसी तरह एक बेसिन लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम बोलते हैं रॉक बेसिन। ठीक है, अब जहां से छोटी वैली से बड़ी वैली की ओर चट्टान या फिर ग्लेशियर आ रहा है, उस जगह पे चट्टान की कटाई बहुत ज़्यादा हो जाती है और वो बनाता है रॉक स्टेप। ठीक है, अब देख लेते हैं मोरेन्स के बारे में। अब दोस्तों बात करते हैं मोरेन्स की। तो होता क्या है, जब पत्थरों में बर्फ जमा होती है तो वो पत्थरों को तोड़ देती है। ठीक है, और पत्थरों को, और वो टूटने से फ्रॉस्ट एक्शन की वजह से उससे पत्थर के टुकड़े हो जाते हैं, जो ग्लेशियर के जो बर्फ है उसमें जाके वो मिल जाती है। वो मिलने के बाद, और दोस्तों ये पत्थर कहीं ना कहीं वैली के साथ जब बर्फ वो नीचे गिरती है, इसी के साथ वो नीचे आते जाते हैं। ठीक है, और नीचे आके वो जमा हो जाते हैं और इसी को हम लोग बोलते हैं मोरेन्स। ठीक है, अब दोस्तों जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, मोरेन बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, लेटरल मोरेन, मीडियल मोरेन और टर्मिनल मोरेन। लेटरल मोरेन क्या होता है, जो साइड में होते हैं, ये साइड में होते हैं, इसको लोग बोलते हैं लेटरल मोरेन। और जो बीच में होता है उसे हम लोग बोलते हैं मीडियल मोरेन। और दोस्तों होता क्या है, जब ये पूरा मोरेन, ये जो पत्थर है, ये नीचे आके जब पूरा एक्यूमुलेट हो जाता है तो ये इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल मोरेन। यहाँ पे क्या होता है, ये एक ग्लेशियर है, ये दूसरा ग्लेशियर, ये क्या हो रहा है, ये मिल के एक ग्लेशियर बना दे रहा है और यहाँ पे बहुत सारे मोरेन नीचे जा रहे हैं। ठीक है, और जो एंडिंग पॉइंट होता है इसको हम लोग स्लाउंट भी बोलते हैं। ठीक है, अब दोस्तों अगर पूरा एक बर्फ जो है, एक पूरा ग्लेशियर जो है, अगर वो सी में जाके मिल जाए तो उसका बर्फ जो है वो तो पिघल जाएगा और उसके अंदर जो मोरेन है या फिर जो पत्थर है वो जाके टूट के वो नीचे स्ली फॉर्म में स्प्रेड हो जाएंगे, तो इससे भी ग्लेशियर का एंड होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था 6 चैप्टर का पार्ट 1, जिसमें हमने सिर्फ इरोजनल फीचर पढ़ा। और दोस्तों इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर यानी कि अपने पार्ट 2 में, चैप्टर 6 का पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे डिपोजिशनल फीचर के बारे में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं अगले लेक्चर में। मैं हूं शुभम। अगर लेक्चर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू।